हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपनी प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में मौर्य वंश के संबंध में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य है और अंतिम शासक बृहद्रथ है। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा अशोक हुआ। ये 3 नाम जरूर याद रखने हैं। बाकी की हम आपको पूरी क्रोनोलॉजी दिए दे रहे हैं इस मॉडर्न डायनेस्टी की। सब याद नहीं करना है, लेकिन थोड़ा जिज्ञासा शांति के लिए और अपने ज्ञानवर्धन के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। सामान्यतः ये जितनी भी मान्यता प्राप्त किताबें या गाइड्स हैं, इस टाइप से ये सूची है नहीं, इसलिए इसको नोट डाउन जरूर करने हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता वंश आदि के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने शिकारियों के एक सरदार से 1000 करखापड़ में खरीदा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से 298 ईसा पूर्व है। इसके बाद इस वंश का अगला उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार होता है, जिसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व है। उसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी राजा अशोक हुआ। अशोक का शासनकाल है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। और उसके बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, शतधन्वन तथा बृहद्रथ। ठीक, अंतिम याद रखना है, पहला याद रखना है, और जो सबसे प्रतापी है अशोक, वो याद रखना है। पूरी हिस्ट्री में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। उस वंश का सबसे पहला फाउंडर, लास्ट और सबसे प्रतापी। इनके हमने ये टाइम पीरियड भी लिख दिए हैं। कभी कभी ऐसा सवाल बना सकते हैं कि मौर्य वंश से सबसे बड़ा कार्यकाल, ये सवाल भी इतिहास में खूब आता है। तो देख रहे हैं आप, अशोक का है 37 ईयर। कभी क्रोनोलॉजी सेट करने को कह दें तो करीब करीब 25 वर्ष। बिंदुसार का ठीक, तो पहला ये, दूसरा ये, ऐसे कर सकते हैं। फिर इधर आप देख लें घटा जोड़ घटा के, ये तो 4 ही वर्ष है, ये भी 4 वर्ष है, ये 4 5 9 वर्ष है, ये 13 वर्ष है, और ये 5 2 7 वर्ष है, ये भी 12 वर्ष है, 5 और 3 8 ही वर्ष है। तो 13 वर्ष इधर कौन था? 15 से 2, ये 13 वर्ष शालिशुक। तो अब देख सकते हैं पहले नंबर पे अशोक फर्स्ट, दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ा कार्यकाल, और तीसरे नंबर का ये। इस टाइप से भी सवाल आ सकते हैं, और एक बढ़िया मौलिक सवाल होगा। जब कभी मिलेगा तो आपको मजा आ जाएगा। चलिए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। जैसा कि विदित है, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता आदि का नाम कुछ भी ज्ञात नहीं है। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं। वहीं बौद्ध व जैन ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय मानते हैं, तथा भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर ने इसे वैश्य कहा है। ध्यान देने योग्य है, सवाल पूछा जा सकता है। तो मैच कराने को आते हैं कूट, उसमें बन सकता है सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विषय की जानकारी, दक्षिण भारत के विजय की जानकारी तमिल ग्रंथों अहनानुरु और मुर्नानुरु से मिलते हैं। ये तमिल ग्रंथ है, ध्यान रखना। 305 ईसा पूर्व वितस्तम या झेलम का युद्ध बहुत पॉपुलर है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया कि प्राचीन इतिहास में तारीखें नहीं पूछी जाती। 1-2 तारीखें हैं जो पूछी जाती, उनमें से एक तारीख ये भी है, 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। सेल्यूकस एक यूनानी राजदूत है
सेल्यूकस की पराजय हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। पुत्री का नाम हेलेना था, ध्यान रखना। और एक मेगस्थनीज नाम का दूत दिया। रिवर्स गिफ्ट में, क्योंकि अब रिश्तेदारी हो चुकी है, चंद्रगुप्त मौर्य दामाद है सेल्यूकस को, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रिवर्स गिफ्ट में अपने ससुर सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के द्वारा अपना शरीर छोड़ा। संलेखना, संथारा या उपवास के द्वारा, जैन धर्म में संथारा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकते हैं। उपवास करते 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 धीरे धीरे शरीर समाप्त हो जाता है। उपवास के द्वारा शरीर को त्यागना ही संथारा या संलेखना कहलाता है। यहां से भी सवाल आता है, यह काम उन्होंने कहां पे किया था? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। और इसमें उनका जो सहयोग किया या धार्मिक अनुष्ठान जो पूरा कराया वो भद्रबाहु, जैन भिक्षु है, भद्रबाहु से दीक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग दिया। सवाल पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना ही। अगला हम लोग पढ़ते हैं बिंदुसार को। चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद हम इस वंश का अंतिम शासक उसका पुत्र बिंदुसार होता है। बिंदुसार के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोली जाती है कि बिंदुसार एक प्रतापी पुत्र का पिता था तथा एक महान पुत्र का पिता भी था। मतलब एक प्रतापी पिता का पुत्र है और दूसरे महान पुत्र का पिता भी है। और ऐसे विशेषण इतिहास में शायद ही कहीं देखने को मिले। मध्यकालीन इतिहास में कुछ हद तक हुमायूं के बारे में कुछ कुछ ऐसे ही कहा जाता है, क्योंकि बाबर हुमायूं से ज्यादा योग्य था और अकबर बाबर से भी ज्यादा योग्य था। तो बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेड्स कहा है। बिंदुसार के अन्य नाम हैं जैसे डाइमेकस, अमित्रघात, सिंहसेन, अजातशत्रु, मद्रसार। बिंदुसार के समय में यूनानी दार्शनिक डाइमेकस भारत आया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज ने भारत के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विवरण दिए हैं, ऐसे ही बिंदुसार के समय का विवरण डाइमेकस ने दिया है। इसलिए सवाल आता रहता है क्रोनोलॉजी में। ध्यान रखना, बिंदुसार के समय में यूनानी दार्शनिक डाइमेकस भारत आया। यह डाइमेकस यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस का राजदूत था। बिंदुसार बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है। बिंदुसार बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अशोक को। अशोक को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है 2 या 3 वीडियो में हो पाए, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट विद कंसेप्ट आपको देंगे, इसलिए इसको एक बार नहीं कम से कम 3 बार देखिए। यदि आप 3 बार मेरे वीडियो देख लेते हैं इतिहास के, तो ये पक्का है आपको किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, पक्का।
इस पे हम लोग हर टॉपिक वाइज, जैसे हड़प्पा सभ्यता फिनिश हुई तो उस पर टेस्ट पेपर कम से कम 50-60 सवाल भी देंगे एमसीक्यू। वो पेपर बन भी गए हैं, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो पेनटेब होती है वो प्लेट डिस्टर्ब हो गई, वो ऑनलाइन आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही आपको सवालों की प्रैक्टिस में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। ठीक, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, सवालों की प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा कराएंगे कि धुआंधार हर टॉपिक में लगभग कम से कम 50 और 100 के बीच बढ़िया एमसीक्यू रहेंगे, जो न केवल एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बल्कि पीसीएस प्रीलिम्स, आईएएस प्रीलिम्स और टीजीटी पीजीटी के लिए भी पर्याप्त होंगे। तो अशोक का शासनकाल है 269 से 232 ईसा पूर्व। ध्यान देने योग्य है, बिंदुसार का टाइम पीरियड 273 ईसा पूर्व समाप्त होता है और अशोक का 269 से प्रारंभ होता है, जबकि अशोक बिंदुसार का ही बेटा है, उसका सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है। लेकिन ये जो 4 वर्ष का गैप है, इस संबंध में एक थ्योरी या अनुश्रुति, सिंघली अनुश्रुति, जो महावंश से ली गई है, एक तमिल ग्रंथ है महावंश, जैसे मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। एक सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 273 से 269 ईसा पूर्व के बीच अपने 99 भाइयों की हत्या की। उत्तराधिकार के युद्ध में अपने 99 भाइयों की हत्या की और इसीलिए अशोक ने अपना विधिवत राज्याभिषेक 269 में कराया, जबकि गद्दी पर अधिकार उसने 273 ईसा पूर्व ही कर लिया था। गद्दी पे अधिकार 273 ईसा पूर्व, लेकिन विधिवत जो राज्याभिषेक सेरेमनी है वो 269 ईसा पूर्व होती है। इन 4 वर्षों में उसने जितने भी उस गद्दी के उत्तराधिकार के दावेदार थे सबको खत्म करने में प्रयोग किया। यह बात तमिल ग्रंथ महावंश की से पाई गई है। अशोक के अन्य नाम पे भी सवाल बहुत पूछा जाता है। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी नाम से भी पुकारा गया है। देवानाम प्रिय, जो देवताओं को प्रिय हो। और अशोक का सर्वाधिक जिस नाम का उल्लेख है वो प्रियदर्शी है। यह सवाल आईएएस 2005 की परीक्षा में आ भी चुका है। बेसिक सवाल है लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है कि अशोक को सर्वाधिक उल्लेख किस नाम का हुआ है, तो प्रियदर्शी। अशोक का अशोक नाम सबसे पहले कहां मिला, इस पे भी सवाल आ चुका है पीसीएस में कई बार। यह सबसे पहले मास्की अभिलेख में मिला है। अशोक को अशोक नाम से सबसे पहले मास्की अभिलेख में। अशोक का अशोक नाम और कहां कहां मिला है, तो गुर्जरा अभिलेख में मिला है, कुमारिल भट्ट अभिलेख में मिला है, नेतूर अभिलेख में मिला है, उडेगोलन में मिला है और जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। 6 जगहों पर मास्की, गुर्जरा, कुमारिल भट्ट, नेतूर, उडेगोलन और जूनागढ़ में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। इस पे सवाल आए हैं, कई बार आए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना झेलम नदी के तट पर, झेलम या बितस्ता के झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आज के उड़ीसा राज्य में है। कलिंग पर आक्रमण करने का मूल कारण था वहां हाथियों का पाया जाना और सेना को मजबूत करने के लिए हाथियों की आवश्यकता थी। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था कलिंग, यह सवाल भी आ चुका है। कलिंग की राजधानी उस समय कैपिटल तोसली थी। उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई शासक राज्य करता था। यह सूचना, इंफॉर्मेशन हाथी गुम्फा अभिलेख से मिली है। कलिंग के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां पे नंदराज नाम का शासक कोई शासन करता था। इस युद्ध में कहा जाता है 1 लाख लोग मरे, 1.5 लाख लोग घायल हुए
और इस घटना से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इसके बाद से अशोक ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध का परित्याग कर दिया। कालांतर में इतिहासकारों ने यह भी विवेचन किया कि अशोक या किसी राजा के लिए युद्ध की नीति का त्याग करना उसके राज्य का पतन का कारण भी हो सकता है और यह माना भी जाता है। यद्यपि मौर्य साम्राज्य के पतन पर जब हम लोग आएंगे तो कई सारी बातें आएंगी। कहा जाता है जो प्रशासनिक केंद्रीयकरण था यह भी पतन का एक कारण था। जब जब इतिहास में अत्यधिक केंद्रीकरण होता है तब तब राज्य में फूट होती है और पतन देखने को मिलता है। ये बात इतिहास में कई जगह आप इसको सत्य साबित कर सकते हैं। ये चलिए हम लोग पतन पे जब आएंगे तब इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि केंद्रीकरण किस तरीके से पतन का कारण बनता है। अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान, काठियावाड़, बंगाल तथा कर्नाटक तक फैला हुआ था। अब आप देखिए अफगानिस्तान का मतलब दक्षिण उत्तर भारत का, ये अफगानिस्तान। काठियावाड़ मतलब पश्चिम गुजरात, पूरब बंगाल, कर्नाटक साउथ, यानी इतना बड़ा साम्राज्य है भारत का कि इससे पहले कभी नहीं था। अशोक के कई विदेशी, तत्कालीन विदेशी साम्राज्यों से भी संबंध थे, जिनमें प्रमुख है सीरिया, मिस्र, मकदूनिया। इनसे भी राजनयिक संपर्क थे। राज्याभिषेक के चौथे वर्ष अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। चौथे वर्ष का मतलब हुआ 265 ईसा पूर्व, इस टाइप से पूछा जा सकता है। ये उसने निग्रोध नाम के बौद्ध भिक्षु के प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध हुआ था। इससे पहले अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और शिव का उपासक था। यह जानकारी राजतरंगिणी से मिलता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। सामान्यतः ये कश्मीर की इंफॉर्मेशन के बारे में ग्रंथ माना जाता है, लेकिन कल्हड़ की राजतरंगिणी में ये भी जानकारी है कि बौद्ध होने से पहले अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और उसमें भी शिव का उपासक था। अशोक ने बहुत सारे मौलिक काम किए। उसकी महानता के लिए बहुत सारे तथ्य और तर्क दिए जा सकते हैं, घंटों बोला जा सकता है। पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार कोई राजा जनता से सीधे संवाद स्थापित कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है। किस तरीके से? शिलालेखों के द्वारा। कुछ शिलाओं पे लिख दिया, कुछ स्तंभ लेख है, कुछ गुहा लेख पाए गए। उन पे लिखा क्या है? उन पे लिखा है राज्यादेश, गवर्नमेंटल ऑर्डर, जनता के अधिकार और कर्तव्य, अधिकारियों के दायित्व, जनता के लिए नैतिक शिक्षा। और यह प्रेरणा कहा जाता है अशोक को ईरानी शासक डेरियस फर्स्ट से मिली थी। डेरियस फर्स्ट, जिसे हम लोग दारा फर्स्ट कहते हैं, दारा प्रथम इसी को कहते हैं, उससे मिली थी। और जो अशोक के शिलालेख हैं इस मायने में डेरियस फर्स्ट के शिलालेखों से थोड़े भिन्न है। जहां अशोक के शिलालेख एकास्मक हैं, एक ही पत्थर पे बने हुए हैं, वहीं दारा फर्स्ट के शिलालेख टुकड़ों टुकड़ों में जोड़े गए हैं, एकास्मक, एक ही पत्थर पे। इनकी संख्या 14 है शिलालेखों की, जो 8 स्थानों पर से पाए गए हैं, भिन्न जगह से। हम लोग अगले वीडियो में इन 14 शिलालेखों को पढ़ेंगे। किस शिलालेख में क्या लिखा है ये भी जानेंगे। सब तो नहीं आते, उनमें से 2-4, जैसे कलिंग युद्ध का उल्लेख 14 में है, जनता के लिए धार्मिक उपदेश 14 में है, पशु चिकित्सा, जानवरों मनुष्यों की चिकित्सा का उल्लेख शिलालेख 2 में है। ऐसे बहुत जनता को अपनी
अपने पुत्र के समान मानना चाहिए। शिलालेख में इस बात का भी जिक्र है। 14 शिलालेख हैं और सारी इथिक्स कम पड़ जाती है उसमें। इतनी इथिक्स है कि किसी भी आधुनिक राज्य के लिए वह अनुकरणीय हो सकती है। जब वो कहता है कि दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को परिरक्षित करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का उदय लोग कहते हैं पश्चिम से आया है। आप देख सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य को कहा जाता है कि राजा को अपनी प्रजा को पुत्र समान मानना चाहिए। ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का भी उल्लेख यहाँ पे है। धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लेख है यहाँ पे। तो और इन्हीं सब कारणों से अशोक को महान अशोक या महान सम्राट अशोक की संज्ञा दी गई। खैर, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे उन 14 शिलालेखों में क्या क्या लिखा है और थोड़ा सा याद करने की ट्रिक भी बनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।